मैप में आप जिस हाईलाइट एरिया को देख रहे हो यह मलेशिया है, जहां से एक पैसेंजर एरोप्लेन 8 मार्च 2014 को उड़ान भरता है। इस प्लेन का डेस्टिनेशन चाइना का बीजिंग था। इस प्लेन का हर हफ्ते कुछ ही उड़ानें होती थी, लेकिन 8 मार्च की उड़ान इसके लिए आखिरी उड़ान साबित हुई। पूरे इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में यह टॉप पर है, क्योंकि इसके उड़ान से लेकर इसके आधी दूरी तक पहुंचने में आज तक जो भी क्लू मिले हैं, उससे इसके गायब होने के पीछे का राज एक अंधेरे की तरह हो जाता है। यह प्लेन 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर के साथ कहां गायब हो गया, यह पता नहीं चल सका। इस प्लेन को ढूंढने के लिए 7 देशों ने अपना जोर शोर लगा दिया, लेकिन आज 10 साल बाद इस प्लेन के बारे में एक ऐसी जानकारी मिली है जिसे सुन आप पक्का कंफ्यूज होने वाले हो। लेकिन इस प्लेन के उड़ान भरने से पहले इसके गायब होने तक के बीच इसके साथ क्या क्या हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। जिस प्लेन से मलेशिया से बीजिंग की दूरी तय होती थी, वह बोइंग 700 साथ ही 2 लाख का एक यात्री विमान था। यह मलेशियन एयरलाइन का MH370 नामक प्लेन था। अक्सर इस तरह के प्लेन का इस्तेमाल लंबी दूरी की यात्राओं के लिए होता है। 8 मार्च 2014 रात के करीब 10 बजे के आसपास इस प्लेन के फ्यूल को भरा जाता है। इस प्लेन में 49,000 लीटर फ्यूल आता था, जिसे लगातार 7 घंटों तक आसमान में उड़ा सकते थे। लेकिन मलेशिया के जिस एयरपोर्ट से इसको बीजिंग के लिए उड़ान भरना था, वहां से यह दूरी मात्र 5 घंटे में पूरी करता था। मतलब 2 घंटे जितनी उड़ान का फ्यूल इसमें फिर भी बच जाता था। एयरपोर्ट पर सारे यात्रियों की चेकिंग के बाद उनको बैठाया जाता है और यह प्लेन रात के 12:42 पर अपने कभी ना खत्म होने वाले सफर की ओर बढ़ता है। इस प्लेन पर वैसे तो ज्यादातर चाइना के पैसेंजर थे, लेकिन इसके साथ ही 5 लोग इंडिया के, मलेशिया के और पश्चिमी देशों के यात्री थे। प्लेन को जहरी अहमद शाह और फारिक हमीद उड़ा रहे थे, जिसमें जहरी अहमद शाह कैप्टन थे और फारिक हमीद फर्स्ट ऑफिसर थे। प्लेन का फर्स्ट ऑफिसर उसे कहते जो आगे चलकर प्लेन का कैप्टन बीते हैं, और फारिक हमीद की यह लास्ट फ्लाइट थी, जिसके बाद उन्हें कैप्टन बना दिया जाता। वहीं जहरी अहमद शाह, जिनकी उम्र 53 साल की थी और वह पहले से ही एक अनुभवी और एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे। उड़ान के महज 25 मिनट बाद प्लेन 43,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और 30 मिनट में ही यह प्लेन मलेशिया को पार करके चीन के दक्षिणी समुद्री क्षेत्र में पहुंच जाता है। इसके बाद प्लेन के क्रू ने अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को रिपोर्ट किया कि हम लेवल 350 पर आ चुके हैं। इसके कुछ ही देर बाद फ्लाइट के क्रू मेंबर ने दोबारा रिपोर्ट किया कि हम हो चमन सिटी पहुंचने वाले हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए। हो चमन वियतनाम की एक सिटी है जिसके ऊपर से यह प्लेन गुजरने वाला था। दोनों ओर से कम्युनिकेशन के बाद गुड नाइट बोला गया और रेडियो को कट कर दिया गया। हालांकि प्लेन अभी भी ट्रैफिक कंट्रोलर के रडार में था। ट्रैफिक कंट्रोलर अपने सेकेंडरी सर्विलेंस रडार के जरिए प्लेन पर अपनी नजर को जमाए रखता है। इससे वह पता कर सकता है कि प्लेन अभी कहां पहुंचा है। इसके साथ ही प्लेन हमेशा SCM के थ्रू सैटेलाइट और ग्राउंड तक की रिपोर्ट अपने ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेज सकता है, और इससे भी ट्रैफिक कंट्रोल प्लेन को आसानी से ट्रैक कर सकता है। लेकिन कुछ ही मिनटों में यह प्लेन इन सभी रडार से अचानक गायब हो जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल MH307 लिंक से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि प्लेन का संपर्क ATC से टूट गया हो। अक्सर खराब मौसम की वजह से या कोई तकनीकी खराबी के चलते ऐसा हो जाता है। लेकिन जब काफी देर प्लेन ATC के रडार में नहीं आया, तो ATC ने प्लेन के रास्ते का मौसम चेक किया, जिसमें उसने पाया कि मौसम एकदम सही है। इसके बाद ATC ने तुरंत इमरजेंसी घोषित कर दिया। इमरजेंसी घोषित करने का मतलब यह है कि जल्द से जल्द प्लेन के लोकेशन पर जाकर पता किया जाए कि कहीं वह क्रैश या उसके पार्ट में कोई खराबी या कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ है। ATC के इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद रात के करीब 1:30 बजे के आसपास मलेशिया से सर्च टीम निकलती है प्लेन को ढूंढने के लिए। लेकिन होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जहां पर प्लेन का संपर्क टूटा था वह समुद्री इलाका था और उसके लोकेशन का नाम ई गाड़ी था। सारी सर्च टीम पूरी रात ढूंढती रही, लेकिन प्लेन का कुछ भी पता नहीं चला।
आखिरकार सुबह हो गया और वहां पर और भी सर्च टीम को बुलाया गया, लेकिन उस प्लेन का कुछ भी पता नहीं चला। हादसे के 2 दिन बाद मलेशिया की ही एयरफोर्स ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसमें उसने कहा कि इस प्लेन को हमने ट्रैक किया था, वह भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। लेकिन जब हमने देखा कि यह फ्लाइट किसी भी एयर रूल को नहीं तोड़ा और किसी भी नो फ्लाई जोन में एंटर नहीं किया, तो हमने इसका पीछा नहीं किया। हालांकि उन्होंने बताया कि आप लोग बेकार में इस जगह प्लेन को खोज रहे हो, जबकि यह प्लेन तो इस जगह से दूसरी जगह जा चुका है। दरअसल मलेशियन एयरफोर्स के मुताबिक यह प्लेन ई गाड़ी से एक ईयर टर्न लेता है और दोबारा मलेशिया के राज्य पनांग से होते हुए भारतीय समुद्री क्षेत्र में चला जाता है। और इसके बाद क्या हुआ यह कहना मुश्किल है, क्योंकि मलेशियन एयरफोर्स ने यहीं तक इसके रडार को कैच किया था और इसके बाद वह दूसरे कामों में बिजी हो गए थे। अब इतने बड़े समुद्री क्षेत्र में एक प्लेन को ढूंढना तालाब में एक सुई के बराबर का काम था, लेकिन फिर भी सर्च टीम इंडिया के इस समुद्री क्षेत्र में खोजना चालू कर दिया और कई दिनों तक खोज करने के बावजूद भी प्लेन का कुछ अता पता नहीं चला। इधर जिन लोगों के फैमिली मेंबर इस प्लेन में सफर कर रहे थे, उनके परिवार वालों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जगह जगह सरकार का विरोध होने लगा कि आखिर अब तक उनके परिवार वालों को क्यों नहीं खोजा गया। लेकिन क्या इस प्लेन के लापता होने के पीछे किसी का हाथ था या फिर प्लेन का कोई टेक्निक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से प्लेन गायब हुआ? यह कहना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय था, प्लेन क्रैश हुआ है और उसका रीजन कुछ भी रहा हो। 1 हफ्ते खोजने के बाद यह सोचा गया कि एक बार एयर सैटेलाइट को भी खंगाल लेते हैं, शायद हमें प्लेन से जुड़ी कुछ जानकारी मिल जाए। और जब उसने सैटेलाइट को चेक किया तो देखा कि प्लेन ने 7 बार इस सैटेलाइट से अपना कनेक्शन जोड़ना चाहा। हालांकि यह कनेक्शन मैन्युअली नहीं था, बल्कि प्लेन ऑटोमेटिक सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रहा था। हालांकि इस सैटेलाइट से एक बात तो साफ हो गया कि प्लेन इंडियन ओशियन के क्षेत्र में ही गायब हुआ है, लेकिन कहां इसका पता अब भी नहीं चल रहा था। इसके बाद समुद्र के ऊपरी सर्च ऑपरेशन को बंद करके डीप सी सर्च ऑपरेशन को चालू किया गया, क्योंकि समुद्र के ऊपर तो कुछ मिला नहीं, तो हो सकता था उनको समुद्र के नीचे मिल जाता। हालांकि समुद्र के नीचे भी वह हफ्तों से लेकर सालों तक सर्च करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन इस सर्च में करीब 13 अरब से ज्यादा पैसा खर्च हो गया और यह दुनिया का सबसे महंगा और सबसे ज्यादा दिनों तक खोजा जाने वाला सर्च ऑन ऑपरेशन माना जाता है। लेकिन साल 1915 में मेडागास्कर के एक क्षेत्र में इस प्लेन के विंग्स का एक टुकड़ा मिलता है, जिससे यह तो पता हो जाता है कि प्लेन इस ओशियन में ही क्रैश हुआ है। और साल 2018 में अमेरिका की एक सर्च ऑपरेशन कंपनी, जिसका नाम ओशियन इन्फिनिटी था, उसने मलेशिया की सरकार से बोला कि प्लेन को मैं खोजूं और जब प्लेन मिल जाएगा तो ही आपसे इसके पैसे लूंगा। हालांकि महीनों तक यह कंपनी अपनी अत्याधुनिक तकनीक और सबमरीन के द्वारा प्लेन की खोज करती रही, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब इसके क्रैश होने के कुछ अनजान कारणों के बारे में भी जान लेते हैं, जो आज तक लोगों द्वारा अनुमानित किया गया। सबसे पहले कारणों में प्लेन के इंजन का खराब होना माना जा रहा था, लेकिन इंजन खराब होने के बाद पायलट इमरजेंसी में सिग्नल छोड़ सकता था। यही नहीं, वह एटीसी से संपर्क भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि दूसरे कारणों में यह भी देखा जा सकता है, प्लेन को हो सकता है हाईजैक कर लिया गया हो और हाईजैक के बाद शायद किसी गलती की वजह के चलते क्रैश हो गया हो, क्योंकि मलेशियन एयरफोर्स के रडार के मुताबिक प्लेन सीधे न चलकर टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी, यानी प्लेन को जानबूझकर इधर उधर उड़ाया जा रहा था। इसके अलावा सैटेलाइट के मिले डाटा के मुताबिक आखिरी बार प्लेन ने 8:02 के आसपास कम्युनिकेट किया था। इसका मतलब यह हुआ कि प्लेन लगातार 7 घंटे से भी ऊपर फ्लाई कर रहा था, जबकि इतनी एयर फ्लाई करने के बावजूद कभी ना कभी तो वह एटीसी के रडार में आ ही जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद हो सकता हो प्लेन का ट्रांसपॉन्डर सिस्टम किसी ने खराब कर दिया हो, लेकिन इस बात को भी सही ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि प्लेन का ट्रांसपॉन्डर पायलट के पास होता है और पायलट के पास जाने से पहले कॉकपिट का दरवाजा खुलवाना पड़ता है, जो कि पायलट ही खोलता है।
और खोलने से पहले वह कॉकपिट में लगे कैमरे को देखकर ही दरवाजा खोलता है। लेकिन कुछ क्लू में यह भी सामने आ रहा है कि पायलट ने जानबूझकर यह ट्रांसपॉन्डर बंद किया, क्योंकि ट्रांसपॉन्डर बंद करने से पहले जो डाटा मिले उससे साफ जाहिर होता है कि इसे बंद किया गया, जिसमें से कुछ लोगों का कहना था कि पायलट का शायद मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो और उसने ऐसा किया हो। हालांकि इसमें को पायलट पर भी सवाल उठ रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने इस बात को नकार दिया है। कुछ थ्योरी का कहना है कि प्लेन में अचानक ऑक्सीजन की कमी हो गई और सभी लोग बेहोश हो गए और प्लेन का इंजन ऑटो पायलट पर चलता रहा और लास्ट में समुद्र में जा गिरा। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है प्लेन पर हाईजैकर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे इसके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि प्लेन में 2 पायलट थे, तो प्लेन क्रैश का कोई भी सबूत क्यों नहीं मिला, क्योंकि एक साथ दोनों पायलट का मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ सकता है। लेकिन इसके भी कुछ कारण है जिससे इसे भी किया जा सकता है। जब प्लेन जमीन से उड़कर 35 से 400,000 फीट पर उड़ने लगता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस समय इसे ऑटो पायलट हैंडल करने लगता है और इसी समय दूसरे पायलट को अगर बाथरूम जाना हो या हो सकता है पैसेंजर्स के साथ कम्युनिकेट करना हो, तो वह कॉकपिट का दरवाजा खोलकर बाहर आएगा और अंदर जो पायलट है वह कॉकपिट के दरवाजे को बंद कर सकता है और उस प्लेन के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अचानक एरोप्लेन का मुड़ना ये साफ साफ कहता है कि प्लेन को इस जगह ना डुबा कर ऐसी जगह डुबाना था जहां पर इसे खोजा ही ना जा सके, और इंडियन ओशियन से बेहतर वह जगह हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आगे जाने पर हो सकता था कि यह प्लेन किसी के रडार में आ जाता। हालांकि यह एक अनुमान है, यह हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन दोस्तों, साल 2022 में एक एरोस्पेस इंजीनियर जिनका नाम रिचर्ड गोफ्र है, वह दावा कर रहे हैं कि प्लेन ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र की 4 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है, और यह दावा अपनी रेडियो वेव्स टेक्नोलॉजी के द्वारा बता रहे हैं। लेकिन इस जगह ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी सर्च कर रखा है, लेकिन यह भी हो सकता है वह सही से सर्च ना किया हो और ये प्लेन यहीं पर हो। दोस्तों, ऐसे बहुत से थ्योरी हैं, इसमें किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें यह हमारे और आपके बस की बात नहीं है। लेकिन आज भी जिस परिवार के लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनके बच्चे और माता पिता यह आस लगाए हुए हैं कि एक दिन उनके पापा और बेटे जरूर मिल जाएंगे, और इसीलिए हर 8 मार्च को लोग उस समुद्र किनारे जाते हैं जहां से यह प्लेन उड़ा था और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक अनसुलझा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इसके साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट मिस्ट्री में, तब तक के लिए नमस्कार।